नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हर्ष त्यागी और इस वक्त बड़ी खबर निकासी चारा घोटाले से लेकर निकासी चारा घोटाला मामले में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को रांची की सीबीआई कोर्ट ने दोषी करार दिया है। यह मामला डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ रुपए की अवैध निकासी से जुड़ा है। रांची स्थित सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने फैसला सुनाया। लालू प्रसाद यादव समेत 75 आरोपियों को दोषी करार दिया है, वहीं 24 आरोपियों को बरी कर दिया है। 21 फरवरी को लालू प्रसाद यादव को सजा सुनाई जाएगी। अगर 3 साल से कम की सजा होती है तो यहीं से लालू को जमानत मिल जाएगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो लालू को कस्टडी में लिया जाएगा। ये मामला डोरंडा ट्रेजरी से 139 करोड़ रुपए की निकासी से जुड़ा है, जिसमें लालू यादव को दोषी ठहराया गया है। इस मामले में कोर्ट ने 24 लोगों को बरी कर दिया है। चारा घोटाले का सबसे बड़ा यह मामला है। साल 1990 से 1995 के बीच ये घोटाला हुआ। आपको बता दें कि चारा घोटाले के 5 मुकदमों में लालू प्रसाद यादव आरोपी बनाए गए। 4 मुकदमों में पहले ही फैसला आ चुका है और इन सभी मामलों में कोर्ट ने उन्हें दोषी करार देते हुए सजा सुनाई थी। अब 5वें मुकदमे में भी लालू यादव दोषी पाए गए हैं। यह मामला रांची की ट्रेजरी का है, जहां से लगभग 140 करोड़ रुपए की अवैध निकासी हुई थी। सजा के साथ साथ उनको 60 लाख का जुर्माना भी भरना पड़ा था। फिलहाल लालू यादव जमानत पर बाहर है। लालू प्रसाद यादव की तबीयत फिलहाल ठीक नहीं है। माना जा रहा है कि सीबीआई कोर्ट इस बात को ध्यान में रखकर उन्हें कुछ राहत दे सकती है। हालांकि पिछले मामलों को देखें तो लालू प्रसाद यादव को सीबीआई कोर्ट से राहत नहीं मिली थी। चारा घोटाले से जुड़े पिछले मामलों में लालू को 5 से 7 साल तक की सजा हुई थी। फिर बाद में हाईकोर्ट से लालू को राहत मिली थी। और इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ आरजेडी से चितरंजन गगन जी हमारे साथ जुड़ गए। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही जेडीयू से अफजाल अब्बास हमारे साथ जुड़ गए। बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया। सबसे पहले चितरंजन गगन, आपसे ही प्रतिक्रिया लूंगा इस मामले पर। जो आज दोषी करार दिए गए हैं लालू प्रसाद यादव, 21 फरवरी को सजा का ऐलान होना है। न्यायिक प्रक्रिया पर हमको विश्वास है और हम उम्मीद करते हैं कि आगे हम जाएंगे। आगे कहां जाएंगे आप? हाई कोर्ट में जाएंगे तो वहां पर और वहां से दोष मुक्त होंगे। लेकिन चितरंजन गगन, बड़ा झटका नहीं है आपकी पार्टी के लिए, क्योंकि एक तरफ आप नीतीश सरकार को घेरने की कोशिश करते रहते हैं, दूसरी तरफ चारा घोटाला आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है। लोग कैसे भरोसा करें आप पे? नहीं, लोग भरोसा, इसके लिए प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। आप देख रहे हैं कि लालू जी अंदर से उसके बाद भी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी स्टेट बनी। लोग समझ रहे हैं, मतदाता समझ रहे हैं, वोटर समझ रहे हैं कि लालू जी को एक साजिश के तहत फंसाया गया है, इसलिए उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। और लालू जी अंदर भी रहे हैं तो लालू जी तो लोगों के दिल के अंदर बसे हुए हैं। लालू जी तो अब एक विचारधारा बन चुके हैं ना, और उस विचारधारा को लोग आत्मसात कर चुके हैं। लोगों के दिल में है लालू जी। अफजल अब्बास जी, आपसे पहली प्रतिक्रिया, लालू यादव दोषी करार दिए गए। देखिए, अब जो लगातार लालू जी दोषी करार दिए जा रहे हैं और इसमें भी दोषी करार दिया गया। कोर्ट का फैसला है जी। अगर कोर्ट, अगर न्यायालय जो अगर दोषी ठहराता, कहीं ना कहीं दोष तो है, तभी तो बात आती है। अब न्यायपालिका पे उस पर सबको यकीन रखना चाहिए, विश्वास करना चाहिए, उसके सम्मान करना चाहिए। चितरंजन जी तो कह रहे हैं कि साजिश के तहत फंसाए जा रहे हैं लालू जी। की सजा है। अब्बास जी, आवाज कट के आ रही है। अब्बास जी, आवाज मिल पा रही है? हाँ, कट के आ रही है, रुक के आवाज आ रही है। चितरंजन जी तो कह रहे हैं कि साजिश के तहत लालू जी को फंसाया जा रहा है और लालू जी तो लोगों के दिलों में जिंदा है। अगर सवाल फिर पूछेंगे, क्या बोले? चितरंजन जी तो ये कह रहे हैं कि लालू जी को साजिश के तहत इस मामले में फंसाया गया है। सवाल साजिश एक में होती है, 5 से सब में साजिश नहीं होती है। अब सवाल है कि अब
अब इनको न्यायपालिका पर विश्वास ही नहीं है, अब साजिश की तरफ बताया गया। तो हम इस बात से मुत्तफिक नहीं है, उनका काम है क्योंकि अपनी पार्टी के नेता हैं और इसलिए उनको लगता है कि नहीं, अब अपने दिलजोई करने के लिए, दिल को तसल्ली देने के लिए फंसाया जाएगा। लेकिन गलती तो है, गलतियां उन्होंने की है जिसका नतीजा उनको भुगतना पड़ रहा हो, और एक नहीं कई मामलों में इनको सजा मिल चुकी है। ये मैं समझता हूँ कि उनको भी इस बात को आग्रह करना चाहिए कि न्यायपालिका पर भरोसा करें। अब आगे कोर्ट के जो फैसला लेता है उसपे जो उसको सम्मान करना चाहिए। तरफ से हमारी भरोसा है, न्यायपालिका पर विश्वास है और न्याय मिलेगा। नहीं, हम जो जिस तरह से आप कह रहे हैं फंसाया गया सबूत के आधार पे न्यायपालिका जो है सजा या बारी करती है, कोर्ट करती है या सजा सुनाती है। सबूत मिले तभी तो हुआ। अब आप इसको जो भी कह ले, आप पार्टी के नेता, पार्टी के प्रवक्ता है, पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता है, तो आपके डिफेंड करेंगे ही। लेकिन जो भी फैसला होता है वो सबूत के आधार पर ही होता है। इसका मतलब क्या भारतीय न्याय प्रक्रिया को नहीं मान रहे हैं? चलिए मैं आ रहा हूं आपके पास। हम सीधी तस्वीरें आपको सीबीआई कोर्ट के बाहर की तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें एफएम न्यूज पर। लालू प्रसाद यादव सीबीआई कोर्ट के बाहर एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि इस मामले में दोषी करार दिए गए हैं। 21 फरवरी को सजा सुनाई जाएगी और एक्सक्लूसिव तस्वीरें एफएम न्यूज पर लालू प्रसाद यादव कोर्ट के बाहर नजर आ रहे हैं अपने समर्थकों के साथ। और इस फैसले के बाद कार्यकर्ताओं और नेताओं में मायूसी छाई हुई। उनकी बेटी उनके साथ है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको एफएम न्यूज पर दिखा रहे हैं, जहां पर लालू प्रसाद यादव सीबीआई कोर्ट के बाहर नजर आए अपने समर्थकों के साथ और फैसला सुनने जाते हुए। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सीबीआई कोर्ट के बाहर। ठीक है, चर्चा पर वापस लौटते हैं। चितरंजन जी, लगातार एक के बाद एक जो ये फैसले आ रहे हैं, आपको नहीं लगता कि इन घोटालों में जब दोषी करार लालू प्रसाद यादव दिए जाते हैं तो पार्टी के लिए मुश्किलें हो रही हैं राज्य में? नहीं, मैंने कहा ना, लालू जी एक विचारधारा बन चुके हैं और लालू जी लोगों के दिल में बस रहे हैं। लेकिन घोटाले में आरोपी साबित हो रहे हैं और ऐसी विचारधारा बिहार में बन रही है। नहीं, आप देख रहे हैं कि लालू जी नहीं थे, अंदर थे, उसके बाद भी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी बनी, सबसे ज्यादा वोट मिला। सारे महारथी बिहार में प्रधानमंत्री से लेकर 2 दर्जन केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री बिहार में घूमे। उसके बावजूद भी मात्र जो है हेरा फेरी करने के बाद 12,000 वोट एनडीए उम्मीदवार को महागठबंधन से ज्यादा आया पूरे बिहार में। ठीक है अब्बास जी, विचारधारा बन गए लालू प्रसाद यादव बिहार में। फैक्ट है कि आवाज कट के आ रही, लेकिन दोबारा रिपीट करें तो मैं कुछ जवाब दूंगा। जी, चितरंजन जी कह रहे हैं कि विचारधारा बन चुके हैं लालू प्रसाद यादव जी बिहार में। कहा कि अपने दिल को बहलाने का गालिब ये ख्याल अच्छा है। अब उनको लगता है कि विचारधारा बन गई है, तो हम नहीं समझते हैं कि बिहार की जनता चाहे लूट खसोट हो उसको विचारधारा मानती हो। बिहार की जनता कौन सा वोट आना अलग बात है, लेकिन विचारधारा अब ये लूट खसोट करने वाले लोग की विचारधारा बिहार है तो बिहार का ये अपमान है। मैं इसको नहीं मानता ही। ये उनका अपनी सोच हो सकती है। बाहर क्या, हम लालू जी का सम्मान करते हैं, बड़े नेता हैं, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन अपनी करनी की वजह से आज लगातार जो है उनको सजा सुनाई जा रही है। जी चितरंजन जी अपनी बात रखिए। ठीक, ओके, आप बने रहिए हमारे साथ। नहीं तो बिहार की जनता को गाली दे रहे हैं। हम गाली नहीं दे रहे, आप गाली दे रहे हैं। विचारधारा ये लूट खसोट करने की विचारधारा की है बिहार की पार्टी, बिहार की आवाम मानती है। बिहार की आवाम जो है लूट खसोट करने वाले को नहीं मानती है। वोट लाना अलग बात है, लेकिन आपने कहने की विचारधारा बने हुए हैं तो आप तो लूट खसोट पे वोट लाए। ऐसा तो नहीं है कि वो वही लूट। इनसे यह पूछिए कि क्या जनता पर इनको भरोसा नहीं है? हम जनता सर पर ही है, जनता पे ही भरोसा है और हम जनता का सम्मान करते हैं। और जनता का सम्मान न करते तो हम सरकार में भी नहीं होते। हम जनता ने ही हमको बनाया है। आपको भी वोट दिया, जनता ने दिया, लेकिन आप कह लेंगे कि विचारधारा बने हुए हैं तो वोट का अंतर रहा है महागठबंधन और एनडीए में। क्या बोल रहे हैं?
इतना हेरा फेरी करने के बाद वो कह रहे हैं कि चुनाव में हेरा फेरा किया आपने। नहीं कि आपको और कुछ नहीं मिलेगा तो हेरा फेरी की बात करेंगे, कहीं गलत तरह से ईवीएम मशीन चेंज कर दिया, आप यही सब तो बोलेंगे आप। आपके पास तो कुछ है नहीं। वो दिन भी याद कीजिए ना कि 24 सीट पे सिमट गए थे। हाँ, अरे आप तो 3 नंबर पर चले गए, 4 नंबर पर। अरे हम 3 नंबर पर चले गए, 24 सीट पे समझी में तो याद था आपको। चले गए विरोधी दल का मान्यता भी आपको नहीं मिली थी, वही बिहार की जनता है। इसलिए ये सब भरम में नहीं। ठीक है, लालू जी की स्वास्थ्य में कामना कर रहा हूँ, उनको बेल कराइए, बेल करा के लाइए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अब्बास जी, बहुत बहुत शुक्रिया चितरंजन जी आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो लालू यादव दोषी करार दिए गए हैं और 21 फरवरी को सजा का ऐलान होगा, और अगर सजा 3 साल या 3 साल से कम होती है तो उन्हें वहां से भी जमानत मिल सकती है, लेकिन अगर सजा ज्यादा होती है तो उन्हें वहीं से हिरासत में ले लिया जाएगा। और एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं एफएम न्यूज पर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें सीबीआई कोर्ट के बाहर की ये तस्वीरें लालू प्रसाद यादव को आप देख सकते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि ये पूरा मामला क्या है और इसमें जो है कितने की निकासी हुई थी। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताते हैं 139 करोड़ रुपए की अवैध निकासी का ये मामला है और 1990 से 1995 के बीच ये निकासी हुई थी। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में सुनवाई चल रही थी इस मामले में। डोरंडा कोषागार से जुड़ा हुआ ये मामला है। 55 आरोपियों की अब तक इसमें मौत हो चुकी है। 170 कुल आरोपी इसमें थे और चारा घोटाले के 4 मामलों में सजा मिल चुकी है लालू प्रसाद यादव को। आपको बता दें कि करीब 14 साल की सजा सुनाई गई थी। मामले जो हैं वो दुमका, देवघर और चाईबासा कोषागार से जुड़े थे। फिलहाल लालू यादव जमानत पर बाहर हैं। पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस और बीजेपी पर कड़ा हमला बोला। केजरीवाल ने कहा कि ये सभी पार्टियां आपस में रिश्तेदार हैं, पंजाब जाए भाड़ में। ये लोग एक दूसरे को बचाते हैं, इसलिए बेअदबी के मास्टरमाइंड पर कार्रवाई नहीं हो पाती। ये लोग नहीं चाहते कि राज्य में आम आदमी पार्टी की सरकार बने। ये लोग देश की आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं। पंजाब की सुरक्षा व्यवस्था पर केजरीवाल ने कहा कि पंजाब में नशा बॉर्डर पार से आता है, ड्रोन भी वहीं से आते हैं और टिफिन बम भी वहीं से आए। सारी घटनाएं तभी होती हैं जब उधर के लोग इधर के कुछ लोग को खरीद कर यहां घटना को अंजाम देते हैं। लेकिन अगर ईमानदार सरकार होगी तो ये सब नहीं हो पाएगा। बम नहीं आएगा, ड्रोन नहीं आएगा, बेअदबी की घटना नहीं होगी। पंजाब पुलिस को ठीक पोस्टिंग मिलेगी तो वो आपकी सुरक्षा में काम आएंगे। हमारी सरकार आएगी तो बॉर्डर पार से
कुछ नहीं आएगा। पानी ले जाने के आरोप पर केजरीवाल ने कहा कि सुखबीर सिंह बादल कह रहे हैं कि हमने कोर्ट में पीआईएल दाखिल की है कि पंजाब का पानी दिल्ली ले जाना चाह रहे हैं। वो झूठ बोल रहे हैं। मैं क्या पंजाब का खजाना लूटकर दिल्ली ले जा रहा हूं? मैं क्या सुख विला बना रहा हूं? कुछ भी बोलते हैं वो लोग। हम लोग जानते हैं कि कैसे जब बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था बॉम्बे में, तो पता चला कि जो आरडीएक्स बॉम्बे के अंदर आया था उसमें कुछ कस्टम्स के अधिकारियों का भ्रष्टाचार था, जिसकी वजह से उन्होंने उसको अलाउ किया था। तो ये सब घटनाएं तब घटती है जब उधर के लोग इधर के कुछ लोगों को खरीद के अपने नापाक मंसूबों पे सफल हो जाते हैं। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि बॉर्डर स्टेट के अंदर एक ईमानदार सरकार बननी चाहिए। ईमानदार सरकार होगी तो बिकेगी नहीं। ईमानदार सरकार होगी तो ईमानदार पुलिस अफसरों को। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। मणिपुर में 2 चरणों में मतदान होना है। इसको लेकर सभी राजनीतिक दल चुनाव प्रचार में जुटे हैं। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी लोगों से वर्चुअली जुड़ी। उन्होंने लोगों से बात की और समस्याएं जानी। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। The first question you raised about discrimination. What is the fundamental source of discrimination? It's a lack of understanding and a lack of respect. Okay, now our democracy, the fact that we are a democracy, and that is what our politics has been for so many decades, that actually ensures equality, respect, inclusiveness, right? So where does discrimination come from? It comes from when the society and the politics of a nation starts to become exclusive, right? Where everybody is not being included fully, where everybody is not considered an equal fully, where certain parts of the country are ignored or considered not so important. Less votes are over there, or it's less important in the whole scheme of thing of governance. So where does a political party come in when these things, when these issues arise? The political party comes in basically at the very fundamental level of what is the ideology and the thinking of that political party. If as a political party, I create space for everybody, for people from Manipur, for people from Northeast, for people from South India, for people from North India, from all different states with all their various cultures, traditions. Look at your beautiful dress, for example. You have your own culture, you have your own tradition, you have your own rules. दक्षिण पूर्वी जिले के थाना ओखला औद्योगिक क्षेत्र के पुलिसकर्मियों ने 3 लुटेरों समेत एक नाबालिग को पकड़ा। इनके कब्जे से एक चाकू, एक देसी पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। आपको बता दें कि बीते दिन लुटेरों ने एक युवक को चाकू मारकर लूट की वारदात को अंजाम दिया था, जिसे लोगों ने अस्पताल में भर्ती कराया था। तो वहीं पीड़ित ने भी इसकी शिकायत पुलिस को की। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक की शिकायत पर मामला दर्ज किया और जांच करते हुए पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अब बात करते हैं नोएडा की। नोएडा के सेक्टर 30 के जिला अस्पताल में आग लग गई। अस्पताल के टावर नंबर 9 के बेसमेंट में आग लगी, जिसके बाद से अस्पताल में अफरा तफरी मची है। सूचना मिलने पर फायर टीम मौके पर पहुंची और बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से बेसमेंट में आग लगी। आग लगने से चारों तरफ धुएं का गुब्बार बन गया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड वहां पर पहुंची और आग पर काबू पाना शुरू किया। कोई जनहानि नहीं हुई है। फिलहाल आग बुझाने का काम जारी है। कर्नाटक हाईकोर्ट में हिजाब विवाद पर फिर से सुनवाई होगी। इससे पहले कर्नाटक हिजाब मामले पर कल यानी 14 फरवरी को कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हिजाब पहनने की अनुमति मांगने वाली छात्राओं के वकील ने सोमवार को कर्नाटक हाईकोर्ट में कहा कि सरकार सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने की आड़ में मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित नहीं कर सकती। इस बीच हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई की रिपोर्टिंग से मीडिया को रोकने के लिए हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। दरअसल बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि हिजाब मामले का उन राज्यों में मतदान पर असर पड़ेगा जहां चुनाव चल रहे हैं। कर्नाटक हाईकोर्ट में चल रहे हिजाब विवाद मामले में सुनवाई के दौरान छात्राओं ने एक दिलचस्प मांग की। हिजाब पहनने के पक्ष में याचिका दायर करने वाली छात्राओं ने हाईकोर्ट से अनुरोध किया कि उन्हें स्कूल यूनिफॉर्म के रंग का हिजाब पहनने की अनुमति दी जाए। शांति, सौहार्द और कानून व्यवस्था को प्रभावित करने वाला कोई भी कपड़ा पहनने पर रोक लगाने संबंधी सरकार के आदेश को चुनौती देने वाली लड़कियों ने चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी, जस्टिस जे.एम. काजी और न्यायमूर्ति कृष्णा एम. दीक्षित की पूर्ण पीठ के समक्ष ये दलील दी। इस मामले में आज सुनवाई होने वाली है
उडुपी के सरकारी प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज की इन लड़कियों की ओर से पेश वकील देवदत्त कामत ने पीठ से कहा, मैं न केवल सरकारी आदेश को चुनौती दे रहा हूं बल्कि यूनिफॉर्म के रंग का हिजाब पहनने की अनुमति देने के सकारात्मक शासनादेश के लिए भी कर रहा हूं। कामत ने दावा किया कि केंद्रीय विद्यालय में मुस्लिम छात्राओं ने स्कूल यूनिफॉर्म का हिजाब पहनने की अनुमति दी जाती है और ऐसा ही यहां भी किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हिजाब पहनना एक अनिवार्य धार्मिक प्रथा है और इसके इस्तेमाल पर रोक लगाना संविधान के अनुच्छेद 25 में दिए गए अधिकारों का उल्लंघन है। मुंबई में डी कंपनी के कई ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय की छानबीन चल रही है और इसके अलावा केंद्रीय जांच एजेंसी ऐसे कई नेता जिनके तार डी कंपनी से जुड़े हैं उनकी प्रॉपर्टी और पैसे ट्रांजैक्शन संबंधित जांच कर रही है। यह ऑपरेशन नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर की गई है। ईडी मुंबई और आसपास के इलाकों में कई जगह पर छापेमारी कर रही है। ये पिछले मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जुड़े हैं जिसमें गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगी शामिल हैं। एक संपत्ति सौदा है जो जांच के दायरे में है और जिसमें महाराष्ट्र के एक वरिष्ठ राजनेता भी कथित रूप से अन्य लोगों के साथ शामिल हैं। ईडी के एफआईआर में कहा गया है कि दाऊद इब्राहिम महाराष्ट्र और आसपास संगठित अपराध ग्रुप चला रहा है। इस संगठित अपराध ग्रुप के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग जमीनों पर अवैध कब्जे और अन्य आपराधिक गतिविधियां की जा रही हैं। मुंबई और आसपास के इलाकों के कुल 10 जगह पर छापेमारी हो रही है। ये छापेमारी अंडरवर्ल्ड से जुड़े लोगों के ठिकानों पर की जा रही है। तीसरे चरण में 20 फरवरी को पंजाब में विधानसभा के चुनाव होने हैं और इस सब के बीच पंजाब की राजनीति काफी गर्मा गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार और केजरीवाल दोनों को आड़े हाथों लिया। एक तरफ जहां केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा कि सरकार शुरुआत से कोरोना को लेकर गंभीर नहीं थी, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने केजरीवाल सरकार पर भी निशाना साधा। लोकसभा में मैंने कहा कि कोरोना से हिंदुस्तान को जबरदस्त नुकसान होने वाला है। एक बार नहीं 7-8 बार मैंने कहा, मीडिया से कहा, तैयारी करो, सरकार को तैयारी करनी चाहिए। दिल्ली की सरकार, हिंदुस्तान की सरकार को तैयारी करनी चाहिए। फिर से उन्होंने कहा राहुल गांधी फालतू बात कर रहा है, कोरोना से किसी को कुछ नहीं होने वाला। लाखों लोग कोरोना के से मरे। केजरीवाल जी मोहल्ला क्लिनिक की बात करते हैं। मोहल्ला क्लिनिक कांग्रेस ने लगवाई थी। केजरीवाल को जवाब देना चाहिए कोरोना के समय क्या हुआ। कोरोना के समय आम आदमी पार्टी कहां गायब हुई। कोरोना के समय दिल्ली के अस्पताल में क्या हुआ। कोरोना के समय ऑक्सीजन सिलेंडर किसने दिलवाए। यूथ कांग्रेस के लड़कों ने दिल्ली में गैस में ऑक्सीजन सिलेंडर बांटने का काम किया। लोकसभा में मैंने कहा कि कोरोना से फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।